चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुके थे। जैसे कि इसमें हम पढ़े थे कि स्वस्थ वृत्त है क्या, स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है, अगर स्वस्थ वृत्त का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए उसका उपाय क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को देखना है, मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना है क्या, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखेंगे, मन आत्मा और इंद्रियों को कैसे समझ सकेंगे, उसका कोई उपाय है, कोई सिम्टम्स होना चाहिए जिससे हम सिम्टम्स को देख सकते हैं। तो उसको हम कांसेप्ट के अकॉर्डिंग हम समझे थे कि हैप्पी एक हम निमोनिक्स बताए थे कि हैप्पी के थ्रू आप देख सकते हो कि कोई स्वास्थ्य है कि नहीं है। तो हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल से हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट में आएंगे और समझेंगे कि इसका आगे क्या क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा कि पहले देखिए लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव डेट इज मतलब इसके ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है कि हेल्थ का डिफिनेशन देखेंगे। हेल्थ का डिफिनेशन भाई साहब याद रखेगा, हेल्थ का डिफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझे हैं। यहाँ पे समझेंगे WHO। वो मत पढ़ लीजिएगा कि वो मतलब कौन कौन दिया भाई, नहीं नहीं, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनेशन क्या है ये देखेंगे। फिर देखिए ऑपरेशनल, आप जब पढ़िएगा ना भाई साहब, WHO जो बोला था वो ऐसा बोला था कि जो आइडियल वाला बात है। आइडियल जानते ही हो, आइडियल डजंट एग्जिस्ट रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल। ऑपरेशनल तो कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम समझ सकते हैं चीजों को देख देख के कि भाई स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। तो उस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उस चीज पे आयुर्वेदा क्या पर्सपेक्टिव दिया है, अपना आयुर्वेदा कैसे बताता है कि स्वस्थ चीज है कि नहीं है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक संचित और एक असंचित दोष। संचित दोष और असंचित दोष समझेंगे। फिर देखिए स्टेप 3 हम लोग क्या समझने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ मतलब कितने डायमेंशन होना चाहिए हेल्थ का, वो हर एक डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। मतलब कि देखा जाए तो 4 डायमेंशन है और चारों डायमेंशन पर हम काम करेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या फिर स्वस्थ नहीं हैं। फिर हम लोग बात करेंगे स्टेप 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। वेलबींग में QOL और SOL की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करेंगे। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है भाई साहब और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, वन हेल्थ और वन हेल्थ बोलते हैं ना, वन फैमिली वन हेल्थ। तो उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वसुधैव कुटुंबकम में जो दिया गया था, तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस तरह से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। डिफिनेशन ऑफ हेल्थ जो है WHO क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है हेल्थ इज स्टेट। स्टेट मतलब एक अवस्था है, हेल्थ जो है एक अवस्था है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जो लाइन हम पढ़ रहे हैं ना उससे एग्जैक्ट आपको एग्जाम में लिखना है। इधर उधर मत कीजिएगा, वर्ड भी इधर उधर मत कीजिएगा, बस इसको काट दीजिए, 2 बार नोट आ गया है। तो एग्जैक्ट आपको लिखना है, इसलिए एक एक वर्ड को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, भाई साहब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल वेलबींग। अब समझेंगे कि सोशल वेलबींग क्या है, तो वेलबींग मतलब होता क्या है। अभी समझ लीजिए कि हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO बोल रहा है कि हेल्थ है एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड ब्रक और नॉट मरली और अब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी आपका नहीं है तो आप बोलोगे कि हेल्दी है, नहीं नहीं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे भी कि जो इंसान आया था, हम लोग डिस्कशन किए थे केस के बारे में, जो पेशेंट आया था डॉक्टर के पास और बोला था कि सारा रिपोर्ट बेहतरीन है, कोई तरह का रिपोर्ट में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक्सरे हो चाहे ब्लड रिपोर्ट हो, फिर भी बीमार था, मतलब कि वो बहुत ज्यादा टेंशन था, उसको नींद नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज अब्सेंस है तो हम बोलेंगे स्वस्थ है। इसके बाद बोला इन्फर्मिटी। अब 2 वर्ड समझेंगे कि मरली मतलब तो समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल उसी को देखेंगे, मतलब कि आपको डिजीज ना होना ये आपका स्वस्थ होने का निशानी नहीं है, बल्कि आपको सारा चीज अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, हर चीज। अब देखेंगे 2 टर्म, एक होता है वेलबींग और एक होता है इन्फर्मिटी। वेलबींग मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि सिर्फ बीमारी ना होना काफी नहीं है ना। वेलबींग मतलब कि सिर्फ बीमारी ना होना काफी नहीं है, मतलब का बीमार नहीं हो, है ना, किसी भी तरह का बुखार जुकाम वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आप जाके घर पे बैठे हो, गुमशुदा हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा मान लो कि जैसे सिंपल सा समझ लो कि आपका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था साहब, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रात में आप चैट कर रहे थे अपने दोस्त से, है ना। तो दोस्त से चैट कर रहे थे और चैट में जब देखा कि दिल टूट गया आपका,
और जब दिल टूटता है तो उस वक्त कोई बीमारी तो नहीं होता साहब, मतलब कोई बैक्टीरिया तो हमला नहीं किया, लेकिन आपको ना खाने का मन कर रहा है, आपको ना नींद आ रहा है, तो कहने का कुछ तो हुआ है। तो वही बोल रहा है आपको कि भैया बीमारी ना होना ही काफी नहीं है, आपको खुशहाली को भी दिखाता है कि आप जिंदगी में अपने खुशहाल हो या नहीं हो। फिर आता है इन्फर्मिटी में, तो क्या होता है इन्फर्मिटी में, तो होता है शारीरिक और मानसिक कमजोरी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर शारीरिक कमजोरी नहीं है और मानसिक कमजोरी नहीं है तब बीमार नहीं हो। इसके साथ साथ आपको सोसाइटी भी देखना पड़ेगा। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर में कि मान लो कि मेरा शरीर ठीक ठाक कर रहा है, शरीर ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब कि जैसा शरीर काम करना चाहिए वैसा काम कर रहा है ना, तो फिजिकल तो मेरा ठीक ठाक हो गया। मेंटल मतलब कि कहाँ था, शारीरिक और मानसिक। मेंटल मतलब कि हम बहुत खुश हैं अपने जिंदगी में, लेकिन अब सोसाइटी में जाके जा रहे हो और सोसाइटी में 4 लोग आपको कुछ बोल रहा है तो ये भी गलत बात है, तो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी अपना काम करना है। तो अल्टीमेट हम देखें क्या कि हेल्थ है फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों चीज पे कंट्रोल करेंगे और इसको तीनों चीज को बैलेंस रखेंगे, तब बोलेंगे कि क्या है हेल्थ है। और देखिए ये जो डिफिनेशन दिया गया था ये कब दिया गया था, याद रखेगा कि जब भारत आजाद हुआ था ना, भारत कब आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 के बाद WHO बोला कि भाई हम हेल्थ का डिफिनेशन देंगे 1948 में। तो याद याद रखेगा 1948 में ये चीज जो है डिफिनेशन मिला, और ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। देखो लिख भी दिया BBI, राटा मार लो भाई साहब, राटा क्या कर लो, मार लो। फिर देखिए नेक्स्ट ये हो रहा है कि देखिए आप जो बोले साहब कि फिजिकली और मेंटली और सोशली, अब पता कैसे चलेगा कि फिजिकली मेंटली सोशली, ऐसा तो पूरा एकदम आइडियल कंडीशन हो गया। कोई इंसान ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं, पूरा दुनिया में घूम लो तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं जो पूरा फिजिकली भी फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है, आप खुद देख लो। किसी दिन आप बहुत बेहतरीन हो तो किसी दिन हो सकता है कि आप टेंशन में भी चले जाते हो सकता है आपका दोस्त आपसे नाराज हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड नाराज हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक तरह से आइडियल हो गया ना साहब। तो ये बोल रहे हैं ऑपरेशनल डिफिनेशन, मतलब व्यवहारिक परिभाषा क्या है, तो बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बोल रहा है कि WHO जो डिफिनेशन दिया था ब्रॉड दिया था, आइडियलिस्टिक दिया था, आइडियल दिया था। हम लोग देखेंगे 2 बॉर्डर में, मतलब कि वो जो दिया था उसको 2 ब्रॉड में हम लोग बांटेंगे। एक होता है नैरो और एक होता है क्या ब्रॉड सेंस में। जैसे कि मान लो कि आप 2 कार के विजुअलाइजेशन करो, जैसे दिया हुआ भी है। एक कार ऐसा कार है कि बस चल रहा है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। लेकिन एक कार ऐसा है जो पूरा एकदम अंदर में AC लगा हुआ है ना, उसमें म्यूजिक भी बज रहा है, आपके साथ आपकी दोस्त भी है, आप भी हो, आपके पास हेडफोन भी है, मतलब कि आपका कार जरा भी आवाज नहीं कर रहा, घर घुर नहीं कर रहा है, मतलब कि बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो ये भी तो चल रहा है साहब और ये भी चल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये बस चलने का नाम जिंदगी है, लेकिन ये क्या है बेहतरीन जिंदगी है। तो ये जो है WHO बोलता है वेलबींग, जो बात कर रहा है ना कि वेलबींग होना चाहिए सोशल, मेंटली और फिजिकली, तो वही वेलबींग है। तो जब ऐसा जिंदगी चले, मतलब कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोलोगे क्या है वेलबींग है। और ये जो है आपका नैरो सेंस है, ये ब्रॉडर सेंस है, ये नैरो सेंस है। नैरो सेंस मतलब कि सिंपल सा कार जो है चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, अल्टीमेट कि आपका शरीर चल रहा है, मतलब कि शरीर में किसी तरह का बीमारी नहीं है, तो वो हुआ आपका नैरो सेंस। तो 2 तरह का सेंस है, नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस, जो कि वेलबींग के बारे में डिफाइन करता है। तो ये चीज समझ में आ गया। ये चीज देखो लिखा भी था, आप थोड़ा सा रीडिंग कर लेना अपने से। ब्रॉड सेंस में क्या होता है देख लीजिएगा, नैरो सेंस में क्या होता है, तो वही चीज हम लोग जो अपने भाषा में बताया वही चीज इंग्लिश में लिख दिया साहब, तो देख लीजिएगा इंग्लिश में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि देखिए डायमेंशन, डायमेंशन की बात करेंगे हेल्थ का डायमेंशन। मान लो हेल्थ एक तरह का मेज है, मेज मतलब देख ही रहे हो कि मेज कैसा होता है साहब, मेज है और 4 जो इसका पैर है, 4 पैर में एक पैर फिजिकल का है, एक पैर मेंटल का है, एक पैर सोशल का है और एक पैर स्पिरिचुअल का है। अगर चारों में से कोई एक पैर टूट जाता है तो क्या मेज रहेगा, नहीं रहेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। तो अगर हेल्थ को आप चाहते हो कि बैलेंस में रखो, तो चारों चीज को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा, तभी आपका शरीर जो है बेहतरीन चलेगा। तो ये चीज समझ गए कि 4 क्या है पिलर है। तो 4 मेन पिलर होता है ना,
तो देखिए हम लोग देखें कि हेल्थ जो है मल्टी डायमेंशन है, एक डायमेंशन की बात नहीं करता। डायमेंशन मतलब एक की बात नहीं करता, फिजिकल की बात नहीं करता है, मेंटल की बात नहीं करता है। ये क्या है? मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा की बात करता है, डेट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन। तो 4 पिलर में जो आता है, एक फिजिकल है, एक मेंटल है, एक सोशल है और एक स्पिरिचुअल है। तो चारों पिलर की बात करता है। तो 4 पिलर है इसका। अदर पिलर क्या हो सकता है? इमोशनल भी हो सकता है, कि मान लो कि आप ज्यादा इमोशनली वीक हो, तो इमोशनली वीक होना भी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आप बीमार हो सकते हो। जैसे साहब मान लो कि आप इमोशनली वीक हो, लड़कियां अक्सर इमोशनली वीक होती है तो उसको कोई बहका देता है, कुछ कोई मतलब कुछ कुछ बोल देता है, रोने लगती है। तो इमोशनली वीक भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इमोशनल हो सकता है, वोकेशनल हो सकता है। वोकेशनल मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई गाली उली दे दिया, या फिर अपना शब्दों पर कंट्रोल भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। कल्चरल हो सकता है, सोशो इकोनॉमिकल हो सकता है। तो ये अदर डायमेंशन भी है, लेकिन मेनली डायमेंशन अगर आएगा आपको तो मेन डायमेंशन 4 है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ठीक है, ये चीज हम लोग समझे। फिर देखें नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है। तो ये सब चीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है आपका फिजिकल की बात है कि फिजिकल डायमेंशन क्या है। कैसे पता चलेगा कि हम फिजिकल डायमेंशन मेरा बेहतरीन है और फिजिकली हम फिट हैं? तो उसमें से फर्स्ट बोल रहा है क्या कि ऑल ऑर्गन ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका हाथ एगो इतना लंबा है, एगो हाथ इतना लंबा है। तो अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए सब चीज का। एक आपको एग्जांपल देते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो क्या था कि हमको बहुत दिन के बाद पता चला क्या कि उसके एक पैर में 9 नंबर का जूता अड़ता था और एक पैर में 8 नंबर का जूता अड़ता था। तो हमको समझ नहीं आता था कि भाई ऐसा कैसे है। तो हमको बाद में पता चला कि उसका एक पैर छोटा था, एक पैर बड़ा था, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जितना भी ऑर्गन है, जो अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो बीमारी है, उससे कम होगा तो बीमारी है ना। फिजिकल डायमेंशन देख रहे हैं हम लोग, शारीरिक आयाम, जिससे हमको पता चले कि किसी भी तरह का बीमारी नहीं है। फिर आपका क्लीन स्किन होना चाहिए, ब्राइट आई होना चाहिए और लस्टर हेयर होता है। मतलब कि आपका स्किन क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा देख लीजिए स्किन क्लियर दिख रहा होगा, खैर मेरा उतना स्किन क्लियर नहीं है, मजाक की बात कर रहे हैं। जैसे मेरा बाल देखिए उतना ज्यादा चमक नहीं रहा, लेकिन मान लीजिए आपका बाल बहुत चमक रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अभी देख रहे होगे कि अभी मतलब कम उम्र में जो होता है क्या हो रहा है, बाल पकना शुरू हो रहा है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, खालित अपालित बोलते हैं उसको अपना आयुर्वेदिक भाषा में। खालित अपालित मतलब कि बाल का झड़ना, है ना, बाल का पकना। तो वो सब चीज हो रहा है। तो वो चीज अगर हो रहा है तो आप समझो कि फिजिकली आप फिट नहीं हो। तो ये चीज दूसरी कि फंक्शनल, मतलब कि आपका भूख बहुत अच्छा से लग रहा है, नींद बहुत अच्छा से आ रही है, आपका बॉल रेगुलर हो रहा है, मतलब कि पाचन क्रिया अच्छा हो रहा है, लैट्रिन साफ वगैरह हो रहा है ना। आपका वाइटल ऑर्गन मतलब कि नॉर्मल पल्स होता है, बीपी वगैरह सही है, रिस्पिरेटरी रेट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि एकदम सांस दम फूले जा रहा है, अस्थमा वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उससे पता चलता है अस्थमा है ना। तो ये सब चीज अगर आपके अंदर है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, सभी सब एक एक पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर ये सब चीज है तो आप बोलोगे कि फिजिकल डायमेंशन ली आप फिट हो, और फिजिकल डायमेंशन में ये सब चीज होना ही चाहिए। फिर मेंटल डायमेंशन में क्या क्या आता है? आता है आपका फर्स्ट में बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड। मतलब कि आप और आपके दोस्तों के बीच में कैसा रिलेशन है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दुश्मनी टाइप के है, या फिर एक दूसरे से चिढ़ रहे हो कि भाई ये बहुत आगे बढ़ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा तेज मेरे से है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर भाई दिक्कत की बात है। इसलिए मेंटल डायमेंशन क्या होता है कि हम लोग बैलेंस करते हैं किसके किसके बीच में, इंडिविजुअल मतलब जो हम हो गए, और आपके सराउंडिंग वर्ल्ड, आसपास के जो भी वर्ल्ड में रहते हैं उसके बीच में। की साइन क्या है? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छा लाइन लिख दिया भाई। कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उससे बचेंगे। ऐसा नहीं होता, मन में द्वंद चलता है कि ये अच्छा है चाहे वो अच्छा है, या फिर हम बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें जिससे हम बेहतरीन कर पाए। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो समझो कहीं ना कहीं आप बीमार हो। तो इसलिए आपको समझना होगा और चीजों को ठीक करना होगा, ताकि आप ये सब चीज ना सोचो, और अपने आप को मजबूत कर दीजिए, माइंड से भी और फिजिकली भी, ताकि आप आगे जाके बेहतरीन कर सको लाइफ में। तो वही चीज बोला कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे। और स्ट्रॉन्ग सेंस सेल्फ एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब कोई गया, अब मान लीजिए आप कहीं गए, आप किसी गर्लफ्रेंड को या फिर कोई लड़के को प्रपोज कर दिए, चाहे लड़के लड़का को प्रपोज कर दिया, वो आपको रिजेक्ट कर दी, है ना। तो आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए भाई साहब, और जिंदगी में आगे बढ़िए, इन्हें को उसके पीछे लगे रहिए। तो है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आप गिराते हो तो आपको मेंटल
अनबैलेंस होगा, है ना। उससे क्या होगा, बाई चांस आपको रिजेक्ट हो गया, फिर गया बहुत ज्यादा टेंशन हुआ, खाना नहीं खाए, फिर दोबारा जाकर प्रपोज करते हो तो फिर से आप रिजेक्ट होते हो। इससे इससे बचिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखिए। तो अल्टीमेट ये सब क्या है, मेंटल डायमेंशन है। तो ये फिजिकल डायमेंशन हुआ, ये मेंटल डायमेंशन हो गया, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग सोशल डायमेंशन देखेंगे। सोशल डायमेंशन में क्या क्या आता है साहब, जैसे आता है हार्मनी विद इन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब व्यक्ति और समाज के बीच में एक हार्मनी होना चाहिए। हार्मनी मतलब किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप भी ग्रो करो और आपके समाज में रहने वाले हर व्यक्ति ग्रोथ करे। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रोथ करा तो उसके पीछे उसको खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज करना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेट करना बोलते हैं इसको। ये क्या बोलता है, एबिलिटी टू सी वन सेट एज द मेंबर ऑफ लार्ज सोसाइटी। मतलब कि ऐसा समझना है कि हम बहुत बड़ा सोसाइटी के एक इंसान हम भी हैं, उस सोसाइटी से रिलेट करते हैं। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे सोसाइटी बर्बाद हो, है ना। ऐसा कुछ करें जिससे सोसाइटी बने या फिर सोसाइटी बेहतरीन हो। तो इस सब चीज का ध्यान रखेंगे तो उसे बोलते हैं सोशल डायमेंशन। एक लाइन में सिंपल सा समझो कि आप ऐसा काम करो जिससे सोसाइटी बेहतरीन हो, है ना। फिर होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब कि हैविंग मीनिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा लाइन बोल दिया भाई। जीवन का लक्ष्य क्या है। जिंदगी में आपको कभी ना कभी तो सोच आया ही होगा कि इस धरती पर जन्म क्यों लिए, है ना। जन्म के बाद जो मृत्यु होगा, मरेंगे, मरने के बाद जाएंगे कहाँ, ये सब स्पिरिचुअल बात है, मतलब आध्यात्मिक बात है। तो ये सब चीज के बारे में सोचना, है ना। इसके बारे में सोचना कि इसका मीनिंग क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, जीवन का मीनिंग क्या है, क्या करना चाहिए जिससे जीवन और बेहतरीन हो। तो ये सब चीज के बारे में सोचना चाहिए। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर बोला है उच्च नैतिकता होना चाहिए, मतलब कमिटमेंट टू हायर एथिक्स और इंटीग्रिटी। हायर एथिक्स होता है जैसे, मतलब हायर एथिक्स मतलब कि मान लो कि आपके साथ कोई गलती किया, है ना। आपको पता है कि आपके साथ वो गलत किया, तो आप उसको क्षमा कर दो, बिना क्षमा मांगे भी क्षमा करना सीखो। तो ये सब हायर एथिक्स हुआ। और दूसरी बात कि अगर आप कुछ उसके साथ कोई गलत करते हो तो आप उसको माफी भी मांगो, है ना। खुद आगे जाकर बात करो, आप बोलो कि मेरे से गलती हो गया है। तो ये सब हायर एथिक्स है। ये सब करने से क्या होता है कि आपका मन का शांति होता है। अब बोलोगे कि सब जो साधु महात्मा वाला फिर से बात करने लगे, तो साधु महात्मा वाला बात नहीं है दोस्त, ये एक तरह का हेल्थ का ही बात है। अल्टीमेट हम पढ़ रहे हैं, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, कल के डेट में डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टर का ही बात चल रहा है। अगर बाई चांस मान लो कोई चीज आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कोई किसी इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो क्या आप अच्छा से खा पाओगे। बार बार दिमाग में आएगा वो चीज कि भाई वो सब ऐसा क्यों मेरे साथ किया। तो ये सब चीज से बचने के लिए लेट गो करना बहुत जरूरी है। ये जो आर्ट्स ऑफ लेट गो है, ये हम लोग को सीखना चाहिए। और ताकि हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग लेकर नहीं चलना चाहिए, आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। तो ये जो लेट गो करने का कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग इथिक्स, है ना। इथिक्स का एक पार्ट है लेट गो करना, छोड़ दो, जाने दो वाला मामला होना चाहिए। तो बोल रहा है नॉट जस्ट रिलीजन, ये ऐसा बात नहीं है जो बता रहे हैं कि किसी धर्म की बात नहीं कर रहा है, बट फाइंडिंग इनर पीस, मतलब अंदर के शांति की बात कर रहा है। बताए तो कि ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा वाला बात है, चाहे कोई धर्म की बात है, ये इनर पीस की बात कर रहा है। इनर पीस मतलब अंतर, मतलब आंतरिक शांति की बात कर रहा है। तो ये सब चीज का हम लोग बात करते हैं, ये बोलता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो 4 डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। और सब कह रहे हैं बहुत अच्छा से डिटेल तरीके से पढ़े हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छा से लिख सकते हो आप। जो भी था हम समझाने की कोशिश किए हैं, और बाकी आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। फिर आता है दो तरह का दोष है भाई, समझिएगा। एक संचित दोष है, एक असंचित दोष है। अब संचित दोष और असंचित दोष है क्या, आप एक तरीके से समझ सकते हैं डस्टबिन से। मान लीजिए आप जब घर में आप जब झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद गंदगी कुछ निकलता है, तो रोज रोज झाड़ू लगाते हैं और आप गंदगी को बाहर करते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा डस्टबिन है जहां पे रोज कोई जाकर उसमें डालता है, उससे कोई बाहर निकाल नहीं रहा है, उसमें बस डालता है। तो अब क्या होगा कि कुछ दिन के बाद वहां पे बहुत सारा संचित हो जाएगा। अल्टीमेट वहां पे जाकर जो नीचे तल में जाकर देखेगा उस सट जाएगा, तो उसको फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे दोष जो होता है दो तरह का होता है, एक संचित दोष होता है, एक असंचित दोष होता है। संचित मतलब होता है एक्युमुलेशन, दोष जो है एक्युमुलेट होता है, धीरे धीरे एक्युमुलेट होते गया होते गया होते गया, बहुत एक्युमुलेट हो जाता है, तो उसी बोलते हैं संचित दोष। और असंचित दोष मतलब कि अभी दोष आया ही है, नया नया दोष है। तो अब सिंपल सा समझो कि आपका जो डेली लाइफ में जब झाड़ू लगा रहे हो उसको बहारना या फिर उसको साफ करना आसान है, या फिर जो डस्टबिन का जो रखा हुआ जो बहुत दिन से था कचरा उसको निकालना आसान है। स्वाभाविक सी बात है कि जो आप घर पे जो आप झाड़ू लगा रहे हो उसको हटाना
आसान है या फिर उसको साफ करना आसान है। उसी तरह से जो संचित दोष है उसको ठीक करना आसान है बजाय जो असंचित दोष है उसको ठीक करना आसान है बजाय संचित दोष को। तो ये चीज हम समझेंगे कि संचित दोष और असंचित दोष है क्या। देखिएगा संचित दोष और असंचित दोष क्या है, तो ध्यान दीजिएगा संचित दोष और असंचित दोष में क्या है कि इस कोई आपका सिम्टम्स नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं कि कोई डिजीज हो गया है, अभी डिजीज हुआ नहीं है, बस दोष संचित है। आप सिंपल से एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल क्या साहब, जैसे बोलते हैं ना है कि ज्यादा नमक नहीं खाओ, नमक खाने से दिक्कत होता है, तो बोलता है कि भाई कहाँ दिक्कत हो रहा है, मर थोड़ी जा रहा है नमक ज्यादा खाने से, या फिर ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए है ना, तो या फिर ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए। तो इंसान बोलता है पूछने वाला कि भाई कहाँ कुछ हो रहा है, मर तो नहीं जा रहे हैं। तो मर तो नहीं जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे संचित हो रहा है आपका शरीर में, धीरे धीरे संचित हो रहा है, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो वही संचित दोष है। तो अल्टीमेट देखिए बोल रहा है कि संचित दोष क्या है, एक्युमुलेटेड है या फिर स्टोर है ना। आपका स्लीपिंग एनेमी है, मतलब कि आपका दुश्मन तो है लेकिन सो रहा है ना, जब जिस दिन उठेगा ना उस दिन काट कर रख देगा आपको। तो ध्यान से फिर बोल रहा है असंचित दोष, मतलब कि नॉट एट एक्युमुलेटेड। असंचित है मतलब कि अभी तक एक्युमुलेशन नहीं हुआ है, न्यू है मतलब कि ताजा है दोष। अब बात आता है कि आप तो भाई साहब बता तो दिए कि संचित दोष और असंचित दोष अगर बाई चांस मान लीजिए हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो सिंपल सा शोधन करके करेंगे। मतलब कि अब दो तरह का होता है, सिंपल शोधन करेंगे असंचित दोष के लिए, लेकिन और जो संचित दोष है बहुत दिन से मतलब उसको निकालना बहुत अच्छा से मेहनत करके साफ करना पड़ेगा। जो डस्टबिन है उसको बहुत अच्छा से साफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेदा में करते हैं पंचकर्म। तो अगर संचित दोष को ठीक करना है तो पंचकर्म के थ्रू गुजारेंगे, और तो उसको सिंपल शोधन से हम लोग ठीक कर लेंगे। तो हम लोग समझ चुके हैं सब चीज। अब देखिए वही चीज बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि शोधन से हम लोग प्यूरिफिकेशन कैसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टॉक्सिन को, मतलब कि दोष को हम लोग रिमूव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब संचित और असंचित में आपका डिफरेंस लिखा है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो एग्जाम में देखिए आता है डिफरेंस लिखने के लिए, तो याद रखिएगा हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट बोला है कि इसका अर्थ क्या है, तो हम लोग अभी देखें कि संचित दोष क्या है कि एक्युमुलेटेड है या फिर स्टोर है। जो स्टोर है, जो आपको एक्युमुलेटेड है, उसी को बोलते हैं संचित दोष। जबकि अभी नया चीज है असंचित, जो नया है सिंपल। अब बोला है मैनिफेस्टेशन, मतलब कि इसका कोई प्रकटीकरण हुआ है कि नहीं, मतलब कोई सिम्टम शो किया है कि नहीं। जैसे मान लो कि बीमारी होता है तो उसका अपना अपना सिम्टम्स होता है, तो अभी सिम्टम शो कर रहा है कि नहीं, तो बोल रहा है कि नहीं साहब किसी भी तरह का भी सिम्टम्स नहीं है, बस संचित हो रहा है। अब जस्ट लाइक मान लो कि आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक संचित दोष क्यों है, इसको समझाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आया, आतंकवादी आया है ना, टेररिस्ट आया, यहाँ पे रहने लगा। तो दो तरह का टेररिस्ट है। एक टेररिस्ट क्या आया, आते के साथ हमला कर दिया, तो उसको हम लोग के जो फोर्स है उसको निपटा देगा। हो सकता है थोड़ा सा हमला करे, ऐसा नहीं एकदम कुछ नहीं करेगा, कुछ तो नुकसान होगा लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, हम उसको निपटा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई पाकिस्तान से आया और टेररिस्ट है वो, और भारत में आकर रहने लगा, और जब रहने लगा तो आपका भारत के बारे में हर एक चीज जान जाएगा धीरे धीरे, उसका इकोनॉमिक्स क्या भारत का है, पॉलिटिक्स क्या है भारत का, तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो संचित दोष वही है कि आकर आपके शरीर में आकर रहने लगा और शरीर को धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहा है। एक्युमुलेट मतलब शरीर में एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब उसका अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो जिस दिन वो प्रकट होगा ना भाई साहब, जिस दिन वो हमला करेगा, जो टेररिस्ट था जो बहुत दिन से आकर यहाँ पे रह रहा था, चीजों को समझ रहा था और लोगों से मिल रहा था, अपने लोग मतलब कि अपना जनसंख्या ही बढ़ा रहा था, वो जिस दिन हमला करेगा ना वो ज्यादा नुकसान करेगा। किससे, जो सीधा आके हमला किया था। तो वही सिंपल सा वही चीज है कि मैनिफेस्टेशन मतलब कि अभी तक का किसी भी तरह का आपका, अब देखो जब तक लुकार रहेगा तो आपको कुछ दिखेगा, उसका प्रकट होगा कि आया है, नहीं प्रकट होगा। उसी तरह से इसमें पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, उसमें भी प्रकट नहीं होता। सिंपल मतलब कि सिम्टम्स अभी तक नहीं दिखेगा, ना संचित में ना असंचित में। फिर आता है काउज, मतलब कारण क्या है। तो सिंपल से बताएं कि आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है कि लाइफ स्टाइल आपका बहुत बेकार होगा, आप सो रहे हो, बहुत देर तक सो रहे हो, अब या फिर बहुत कम सो रहे हो। तो कम सोता है तो आदमी बोलता है कि 4 घंटा सोएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भाई अभी तो दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत होगा। तो लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम, है ना, लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल की वजह से। डाइट, आप कैसा खाना खाते हो, अब बोलते हो कि मोमोज खा रहे हैं, मोमोज खाने से क्या दिक्कत है, कितना मस्त लगता है मोमोज खाने में, है ना। तो लेकिन मोमो खाने में एक दिन में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत दिन तक चलते चलते आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डाइट हो सकता है या तो जेनेटिक्स हो सकता है। इसमें क्या है, रिसेंट इम्बैलेंस है, मतलब हाल में इम्बैलेंस हुआ, इसकी वजह से संचित असंचित दोष प्रकट होता है। फिर ट्रीटमेंट, बात आता है ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका हमको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसका शोधन करना पड़ेगा, और जब इसका समन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसका शोधन करते हैं, शोधन मतलब कि
पंचकर्मा, है ना। तो इसको पंचकर्मा के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ये संचित दोष है, ये खतरनाक है, ज्यादा दिन तक रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। जबकि उसको समन करते हैं, हमारा आराम से शांत करते हैं, शांत हो जाता है समन के थ्रू। तो इस तरह से संचित दोष और असंचित दोष कंप्लीट होता है। अब आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है? SOL और QOL। अब समझते हैं। देखिए, दो टर्म है भाई साहब, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। तो दो टर्म को हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप बोलोगे साहब ऑब्जेक्टिव सिंपल सा जिसमें 4 ऑप्शन आता है, सब्जेक्टिव सिंपल सा जिसमें लिखना होता है। तो ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब आप एक एग्जांपल देते हैं, आप समझिएगा कि क्या मतलब है। जैसे आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री भारत के मोदी जो है वो कैसे व्यक्ति है ना। तो आप बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है बोलेंगे कि बहुत खराब है, फिर बोलेंगे काम चलाओ है, ठीक भी है खराब भी है। मतलब कि डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अब आपसे पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे मोदी है ना। चाहे आप बोलो, चाहे आपके दोस्त बोले, चाहे आपके पापा बोले, चाहे आपके मम्मी बोले, चाहे कोई भी, सबको यही चीज बोलेगा। मतलब कि यहाँ पे पर्सन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब चीजें पर्सन पर डिपेंड नहीं करे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा, जो चीजें पर्सन पे डिपेंड नहीं करे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो दो टर्म है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो यही पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है ऑब्जेक्टिव है, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सब्जेक्टिव है। इसको आप समझेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब अमीर। मान लीजिए स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, मतलब आपका घर बहुत बेहतरीन है, बहुत आलिशान घर नहीं, महल है ना, AC है, 50 को गाड़ी है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि भौतिकता से बहुत बेहतरीन आपका घर है। तो ये आपका स्टैंडर्ड बेहतरीन है। लेकिन क्या स्टैंडर्ड होना ये बताता है कि आप हेल्दी भी हैं? नहीं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा आलिशान घर में रहते हैं लेकिन फिर भी बीमार हो, या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फिर मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बात आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है जैसे कि गुड कंज्यूम या फिर सर्विस या एंजॉय, मतलब कि आपके पास सब चीज बेहतरीन है, आसपास के जैसे आईफोन चला रहे हो सब चीज है, उसी को बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका बेहतरीन है। और ये डिपेंड किस पे करता है? इनकम पे। भाई साहब इनकम बहुत अच्छा रहेगा तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होगा। कमाओगे 10 रुपए तो काहे करोगे, आईफोन थोड़ी खरीद पाओगे। तो GNP पे डिपेंड करता है, फिर वेल्थ पर डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम कर रहे हैं, है ना। अब काम करोगे उस तरह का, तो फिर अब कोई भी काम को नहीं नाम लेना चाहता है, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है भाई साहब, है ना। लेकिन पैसा के दृष्टि से छोटा बड़ा हो सकता है। तो मान लो कि पैसा के दृष्टि से ऐसा काम है जो पैसा कम मिलता है, तो ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन करते होगा। ऑक्यूपेशन ऐसा करते हो जिसमें पैसा बहुत मिलता है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग क्या होगा? बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इसी को यूएन टर्म में, यूनाइटेड स्टेट में यूएन टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? लेवल ऑफ लिविंग, मतलब लोल। ये भाई साहब जो है ना लोल है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है? लोल है, मतलब कि लेवल ऑफ लिविंग बोलते हैं इसको, कि किस लेवल में रह रहे हैं हम लोग। हाई लेवल में रह रहे हैं, लो लेवल में रह रहे हैं, मीडियम लेवल में रह रहे हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या बोलता है? इस सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए साहब कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है ना, खाने के लिए 3 टाइम का खाना नहीं है, फिर भी जिंदगी में खुश हैं, किसी भी तरह का टेंशन नहीं है। तो वो भी एक तरह का ज्यादा बेहतरीन है, बजाय हमारे पास सब चीज है फिर भी मेंटल स्टेटस मेरा खराब है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ, वो ज्यादा बेकार है। जबकि उससे बेहतर तो वो है जो इसके पास तो क्वालिटी स्टैंडर्ड तो अच्छा नहीं है लेकिन क्वालिटी बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव पे। डेट मीन्स मान लीजिए कोई अमीर भी ऐसा हो सकता है, मान लो अमीर भी है और मेंटल स्टेटस भी सही है, तो सब्जेक्टिव है। मतलब कि ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है कि आपका क्वालिटी बेहतर होने के लिए, मतलब कि मेंटल स्टेटस बेहतर होने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड के भी आप बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो, और आपका स्टैंडर्ड भी है तो उसमें भी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा, जितना भी आज के जितना भी साधु महात्मा है बोलते हैं कि आप आलिशान जिंदगी को त्याग दो और साधु महात्मा जैसा काम करो, जो कि गलत बात है। आप पूरा कोशिश करो अमीर बनने का, अच्छा अमीर बनने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बेकार अमीर बनो, मतलब टेंशन लेके जा रहे हैं। मतलब कि पैसा कमाओ और साथ ही साथ
खुश भी रहो। तो अल्टीमेट दोनों चीज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होना चाहिए, तब जाके आपका हेल्थ कहलाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाउ डू यू फील, मतलब कि कैसा तुम फील करते हो, इसी को बोलते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि पर्सनल सेटिस्फाइड हो कि नहीं, जो आप काम करो उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, 50 लाख कमा रहे हो पर महीना, है ना, लेकिन आपका बॉस बहुत सुना रहा है, तो पर्सनल लाइफ आपका बहुत बेकार चल रहा है। तो ये जो है आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो हो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी नहीं हो, लेकिन होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए तभी तो आप एंजॉय करोगे। फिर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, आपके पास ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, है ना, मतलब कि जो मानव अधिकार है, मतलब कि स्वतंत्रता बोलते हैं, बोलने का स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने का स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने का स्वतंत्रता है, जो राइट्स होता है ह्यूमन राइट्स, आपके पास ह्यूमन राइट्स रहेगा तो अच्छा सा जिंदगी जियोगे। नहीं तो बाई चांस पहले जो था कश्मीर वाला मामला कि कश्मीर में कोई रह नहीं सकता है और वहाँ पे जमीन नहीं खरीद कर रह सकता है, लेकिन अब है कि ऐसा नहीं है। आप अगर कश्मीर आपको पसंद है, भाई कश्मीर में रहना चाहते हो तो रह लीजिए। तो इससे क्या होगा, बाई चांस मान लीजिए कि पहले किसी को कश्मीर में रहने का मन होगा, अब सरकार का नियम क्या था कि वहां पे कोई जमीन लेकर रह नहीं सकता है, तो उसका मन खराब हो गया। तो जब मन खराब हो गया तो क्या होगा, स्वस्थ तो है नहीं, लेकिन अब क्या है कि आप जमीन लेकर रह सकते हो, घर बना सकते हो। तो अब क्या है कि अगर किसी को रहने का मन है तो रह सकता है। तो अब मतलब अल्टीमेट उसको कोई बांध नहीं रहा है मेंटल को, तो इस तरह से स्वस्थ बना रह सकते हैं। तो ये सब चीज समझे हम लोग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझे और क्वालिटी ऑफ लाइफ समझे। अब देखिए कैरोल साहब जो है बताए थे इंडिकेशन वेल बींग का, कि कैसे पता चलेगा कि हम लोग वेल बींग हैं कि नहीं, मतलब कि हम लोग हर तरह से स्वस्थ हैं कि नहीं। इस पे हम कैरोल साहब क्या बोले हैं समझेगा। कैरोल ये बोले हैं PQLI। PQLI ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PQLI क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है 3 चीज पे डिपेंड करता है। इल पे मतलब ILL, इल, आई फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि अगर आप देखना चाहते हो कि वेल बींग कोई सोसाइटी है कि नहीं, तो उस सोसाइटी चाहे ह्यूमन किसी को भी ले चल मतलब सोच सकते हो कि वो है कि नहीं, तो उससे हम इल से देख सकते हैं। फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब IMR। IMR जानते ही हो कि कोई बच्चा जन्म लेते के साथ कितना मर रहा है। मान लो कि कोई सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी में 10 बच्चा जन्म लेता है और 9 बच्चा मर जाता है, तो कहने की हेल्थ तो नहीं है, हेल्दी सोसाइटी नहीं है ना। तो उसे हमको पता चल जाएगा कि अगर 10 बच्चा में से 9 बच्चा जिंदा रहता तो हम बोलेंगे कि जो सोसाइटी है हेल्दी सोसाइटी है। तो ये बता कौन रहे हैं, कैरोल साहब बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैरोल साहब बता रहे हैं कि पहला तो IMR अच्छा होना चाहिए। IMR मतलब कि मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए वहां पे। दूसरा बात कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, मतलब कि 1 साल का उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा बोलते हैं किसको साहब, जैसे सिंपल सा कि जैसे कि आपको पता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो डेलिकेटेड होता है, उसको जीने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर बाई चांस मान लो कोई जन्म लिया और उसको छोड़ दो, उसको केयर नहीं करो, तो क्या बच्चा मर जाएगा। तो 1 साल जो होता है उसका बहुत नाजुक होता है, 1 साल के लिए अच्छा से उसको पालन किया जाता है, इसलिए उसको माँ के पास रखा जाता है ताकि उसका अच्छा से पालन हो। तो हम वो जो प्रत्याशा है 1 साल तक, वो देखते हैं कि 1 साल तक कौन ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है। एक होता है IMR, इस पर डिफरेंस है भाई। एक होता है IMR मतलब कि जो बच्चा जन्म ले रहा है तो तुरंत मर जा रहा है कि नहीं, लेकिन जो बच्चा बच गया, फिर समझा रहे हैं, जो बच्चा बच गया तो 1 साल तक जीने का कितना परसेंटेज है। मान लो 10 बच्चा फिर से जन्म लिया, है ना, 10 बच्चा क्या है कि मरा एक भी नहीं है ना, और 10 बच्चा में से फिर देखेंगे कि 1 साल तक कौन जिंदा रहता है। हो सकता है कि कोई जो है 5 महीना जाकर मर जाए, या हो सकता है 6 महीना मर जाए, तो वो होना चाहिए, मतलब कि पूरे 1 साल तक अच्छा सा जिंदा रहना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर होता है लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता। तो साक्षरता भी होना चाहिए, अगर साक्षरता नहीं रहे तो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, दिनचर्या नहीं समझ पाएगा, ऋतुचर्या नहीं समझ पाएगा, रात्रिचर्या नहीं समझ पाएगा। तो उसको लिटरेसी होना चाहिए, मतलब कि साक्षर होना चाहिए। तो 3 चीज जो है होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि वेल बींग है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है जो समझाया है कि क्या क्या चीज है जो जिससे हम अपने हेल्थ को बना कर रख सकते हैं। तो पहला बोल रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब कि अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो। मान लो आप करिया हो, जैसे हम हैं, काला है, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, भाई काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है ना। तो इस तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस मानो। अगर कोई चीज आपके अंदर कमी है तो उसको आप एक्सेप्ट करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। अल्टीमेट ये है, ये तो कॉमेडियल बात हो गया, काला है, ये तो बस एक डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। तो हम अगर बाई चांस मेरे अंदर कोई
मतलब बोल सकते हो खराबी है या फिर कोई दोष है, तो उसको हम जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, मतलब कि अपना पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। इस ये नहीं कि किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे बेहतर है पर्सनल ग्रोथ कीजिए। फिर है पर्पस ऑफ लाइफ, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। जिंदगी, आप इस बेहतरीन जिंदगी मिला है, मानव में जन्म लिए हो, कुत्ता बिलाई नहीं बने हो, तो आपका कुछ पर्पस होना चाहिए लाइफ का, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल मास्टरी, आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध बना के रखिए, है ना, उसको गंदा मत कीजिए, पानी को गंदा मत कीजिए, वायु को गंदा मत कीजिए, तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपका इन्वायरमेंट खराब हो। ऑटोनोमेसी और पॉजिटिव रिलेशन। ऑटोनोमेसी मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी चीज है ना, अपने आप, जो आप समझ रहे हो ऑटोनोमेसी। ऑटोनोमेसी मतलब कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। फिर होता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि आप आसपास जो भी रिलेशन आपका उसको पॉजिटिव रिलेशन में रखते हो, कि आपका चाहे भाई के साथ जैसा रिलेशन है, आप माँ के साथ रिलेशन, पिता के साथ रिलेशन, सबके साथ रिलेशन जो है बेहतरीन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर करते हो तो आप जो वेल बींग में आते हो, मतलब आप हेल्दी हो। तो अल्टीमेट ये सब चीज़ बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बताने का तरीका है ना, है चीज़ सेम ही। तो बस यही चीज़ है, ज़्यादा बोरिंग वाला मामला नहीं है, हल्का सा चीज है। फिर लास्ट पेज है, हम लोग देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करेंगे। था क्या कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का पढ़ा था, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ पीपल, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट्स। बोल रहा है कि वन हेल्थ मतलब कि एक स्वास्थ्य की बात करेंगे, जिसमें हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान की बात करेंगे, हम जानवरों की बात करेंगे, हम एनवायरमेंट की भी बात करेंगे, तो तीनों लोग की बात करेंगे, यहाँ तक कि जितना भी छोटी छोटी चीजें हैं हर एक चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। यही वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। तो यही बोल रहा है कि पीपल की बात करता है, मतलब इंसान की बात करता है, एनिमल की बात करता है और एनवायरमेंट की बात करता है। इससे क्या होता है, क्यों करेंगे भाई साहब, बात करता है कि इंसान कोई भी काम ऐसे नहीं करता है, जरूर उसके पीछे रीजन होता है। तो इसके बोला कि वाई, क्यों करें, तो बोला कि टू कंट्रोल जोनोटिक डिजीज। और जोनोटिक डिजीज क्या होता है, जोनोटिक डिजीज मतलब कि जो ऐसा बीमारी जो जानवरों से इंसानों तक फैले, जैसे कोविड-19 जानते ही होंगे, चमगादड़ से फैला था। तो अल्टीमेट हम समझ में आया कि जोनोटिक डिजीज ना हो इंसान को, मतलब कि जो जानवरों से इंसान में ना फैले डिजीज, इसके लिए हमको तीनों चीज ठीक करना पड़ेगा। हम मतलब इंसान पे भी काम करेंगे, हम जानवरों पे भी काम करेंगे और एनवायरमेंट पे भी काम करेंगे। तो जो ये आया है वसुधैव कुटुंबकम, ये आया क्या है, G20 का थीम था, है ना, G20 का थीम था, ये मंत्र है ना, एक तरह से। वसुधैव मतलब होता है अर्थ, और कुटुंबकम मतलब होता है फैमिली। मतलब कि अर्थ जो है एक तरह का फैमिली है। जैसे आपका एक घर होगा ना, तो घर में कुछ मेंबर होंगे, तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपका घर लेके चलिए, पर पृथ्वी का बोलिए कि एक घर है, और पृथ्वी पर जितने भी लोग रहने वाले हैं ना, वो सब आपके क्या है, फैमिली मेंबर हैं। तो ये चीज बात बोलता है, मतलब कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो बोले हम वही इंग्लिश में लिख दिया है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार जो है एक फैमिली है। ये आया कहाँ से भाई, तो पूरा महाउपनिषद। जैसे कि आपको पता ही है कि सनातन में 4 महाउपनिषद होता है, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आयुर्वेद जो है अथर्ववेद से आया है ना। तो उसी में से सामवेद से जो महाउपनिषद है सामवेद, उसी में से ये जो थीम लिया गया था। तो सिंपल सा ये सब चीज है, तो देख लीजिएगा, है ना। ये देखिए क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, हम हट जाते हैं। तो एग्जाम में ये सब चीज का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, है ना। ये देखिए आप क्या क्या लॉन्ग आंसर सवाल है जो आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्या है, और फिर एमसीक्यू क्या है ना। जैसे संचित और असंचित में डिफरेंस आ सकता है, वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट बताएं उस पर लिखने के लिए आ सकता है। लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि जो हेल्थ बताएं WHO के अकॉर्डिंग, जो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ के बारे में बताएं तो उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है ना। रुक जाए भाई साहब, हाँ, उसके बारे में आ सकता है। वेल बींग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बींग क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बताइएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव था, कौन सा सब्जेक्टिव था, ये सब चीज़ के बारे में अगर आप अच्छा से लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो बस इस लेक्चर को यहाँ तक समाप्त करते हैं। बाकी सब कोई खास नहीं था, इसके जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, मतलब ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। आज का कोई खास लेक्चर नहीं था, आप इसको 2x पे भी देख सकते हो। और सिंपल सा वर्ड था, मतलब कि स्वस्थ रहेंगे कैसे, स्वस्थ रहने का उपाय कौन कौन सा है, अगर हैं तो कौन कौन सा सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। ये सब चीज के बारे में हम लोग आज के बारे में पढ़े। मतलब कि सिंपल सा आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, तो ज़्यादा
लोड नहीं लेना है, बस जो जो लिखा हुआ है उसको समझना है और जो समझाया है उसको समझना है। ऐसी तरह से पढ़ते रहिए और मजाते रहिए और लाइफ में कुछ बेहतरीन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।